हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों को शुरू करने से पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल। झारखंड सरकार की महिलाओं के लिए चलाई जा रही मैया सम्मान योजना के तहत एक बड़ी खुशखबरी आई है। 12 मार्च 2025 को राज्य के 14 जिलों की महिलाओं के बैंक खाते में 7,500 रुपये की सहायता राशि ट्रांसफर की जा रही है। इस योजना के तहत झारखंड सरकार महिलाओं को जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की राशि एक साथ दे रही है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती मिल सके। सरकार ने पहले ही 10 जिलों के लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर कर दी थी। अब बाकी बचे 14 जिलों की महिलाओं को राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप भी मैया सम्मान योजना की लाभार्थी हैं और जानना चाहती हैं कि आपके खाते में पैसे आए हैं या नहीं, तो इस लेख में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे, तो लेख में आखिर तक बने रहें। झारखंड सरकार आज जिन 14 जिलों की महिलाओं के खातों में 7,500 रुपये की राशि ट्रांसफर करेगी, वे जिले निम्नलिखित हैं: रांची, देवघर, गिरिडीह, साहिबगंज, पलामू, कोडरमा, चाईबासा, दुमका, खूंटी, लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। अगर आप इनमें से किसी भी जिले से हैं और आपने मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन किया है, तो आपके खाते में आज 7,500 रुपये की राशि ट्रांसफर हो जाएगी। पहले चरण में 10 जिलों को मिला था पैसा। झारखंड सरकार ने पहले चरण में जिन 10 जिलों की महिलाओं को 7,500 रुपये की राशि पहले ही ट्रांसफर कर दी थी, उनके नाम इस प्रकार हैं: जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, जामताड़ा, गुमला, पाकुड़, चतरा, गढ़वा, लोहरदगा, सिमडेगा। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा आकस्मिक प्रसारण सहायक कैजुअल ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल के गठन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार www.newsonair.gov.in वेबसाइट के वैकेंसी सेक्शन में जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यह जानकारी प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स ट्विटर हैंडल एयर न्यूज रांची पर भी प्रकाशित की गई है। आवेदन पत्र भरकर 26 मार्च 2025 तक उप महानिदेशक अभियांत्रण, कार्यालय प्रमुख, आकाशवाणी, रातू रोड, रांची 834001 के पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजा जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक बुधवार को संपन्न हुई। बैठक में उत्पाद सिपाही की दौड़ में संशोधन करने समेत कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। संशोधित नियमों के मुताबिक अब अभ्यर्थियों को उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ में 10 किलोमीटर नहीं दौड़ना होगा। इसके बजाय उन्हें 1,600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी। कैबिनेट की बैठक में पुलिस भर्ती की शारीरिक दक्षता में बदलाव करते हुए नए नियम बनाने को लेकर पुलिस कक्षपाल सिपाही, गृह रक्षा वाहिनी उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 बनाने की मंजूरी दी गई। इसके तहत पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 6 मिनट में 1,600 मीटर और महिलाओं के लिए 10 मिनट में 1,600 मीटर की दौड़ तय की गई है। पहले पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ तय थी, जो अभ्यर्थियों के बीमार पड़ने के कारण काफी विवादों में रही थी। सोनीपत नगर निगम मेयर उपचुनाव में मतगणना पूरी हो गई है। इस चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को बड़े अंतर से मात दे दी है। बीजेपी उम्मीदवार राजीव जैन ने कांग्रेस के उम्मीदवार कमल दीवान को करीब 34,766 वोटों से हराया है। सोनीपत में बीजेपी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। वहीं इस बड़ी जीत को लेकर बीजेपी के उम्मीदवार राजीव जैन का बयान भी सामने आया है। उन्होंने सोनीपत की जनता का आभार व्यक्त किया है, साथ ही अपनी जीत को जनता की जीत बताया है। राजीव जैन ने कहा कि अब सोनीपत में ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी। सोनीपत के विकास कार्यों के लिए हम काम करेंगे। बैंक हॉलिडे, गुरुवार को बंद रहेंगे सभी बैंक, जानिए यहां। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ी बैठक की। त्योहार के मौजूदा स्थिति में सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं,
पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी और कानून व्यवस्था से निपटने के लिए पर्याप्त उपायों पर बैठक में चर्चा की। मुख्यमंत्री होली और ईद की सुरक्षा व्यवस्था, फ्लाइंग स्क्वाड सहित दंडाधिकारी तैनाती को लेकर विस्तार से सभी जिलों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाए, वहीं स्थानीय लोगों की कमेटी बनाकर उनसे बातचीत की जाए। वहीं अमन साहू एनकाउंटर मामले पर गृह विभाग के साथ बुधवार को समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट मांगी। उन्होंने इस मामले में विस्तार से अधिकारियों से रिपोर्ट ली। आखिर किन परिस्थितियों में इनकाउंटर की नौबत आई? मुख्यमंत्री ने मुठभेड़ में घायल हुए पुलिसकर्मी की सेहत की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बैठक में उन्होंने इन दोनों त्योहारों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था प्रबंध करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने एनकाउंटर मामले की भी रिपोर्ट मांगी है। डीजीपी ने सीएम को बताया कि सभी जगह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश दे दिया गया। गढ़वा के रंका थाना क्षेत्र के मानपुर गांव में मैया सम्मान राशि के लिए परिवार वालों के द्वारा ही लाभुक महिला की हत्या कर दी गई, जिसके बाद घटना को सत्ताधारी दल कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने चिंताजनक और दुखद बताया है। बीजेपी ने घटना को बेहद दुखद करार देते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने जिस तरह से वोट की राजनीति के लिए आनन फानन में त्रुटिपूर्ण मैया सम्मान योजना लागू की, उसका परिणाम है कि इस तरह की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने कहा कि विधवा, वृद्धा और दिव्यांग पेंशन की स्थिति और वोट के लिए मैया सम्मान योजना की राशि के बीच अंतर सहित कई ऐसी गड़बड़ियां हैं, जिसका परिणाम है कि गढ़वा के रंका में ऐसी घटना सामने आई है। उन्होंने घटना की जांच कराने की मांग की है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और गठबंधन सरकार के समन्वय समिति के सदस्य केशव महतो कमलेश ने कहा कि इस तरह के संवेदनशील मामलों को लेकर भाजपा योजना पर बयानबाजी न करें। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने ऐसी ही योजना शुरू करने का वादा नहीं किया है। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के मानपुर गांव में एक महिला की संदेहास्पद स्थिति में शव मिला। शव को लेकर महिला के मायके वालों ने पति और अन्य लोगों पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की मिली 7,500 रुपए की राशि नहीं देने पर हत्या कर देने का आरोप लगाया था। हालांकि मामले को लेकर पुलिस तहकीकात कर रही है। वहीं मृत महिला के पति की गिरफ्तारी भी हुई है। हेमंत कैबिनेट की बैठक से अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर निकली है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें उत्पाद सिपाही भर्ती नियमों में संशोधन, खनिजों पर सेस दर में वृद्धि, पीडीएस दुकानों में ई-पॉश मशीनों के विस्तार और प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी में आंधी, तूफान और लू को शामिल करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक में उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया के लिए दौड़ संबंधी नियमों में संशोधन किया गया है। अब अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर की लंबी दौड़ नहीं लगानी होगी। नए संशोधित नियमों के तहत उम्मीदवारों को 1,600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी। इस फैसले से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी और भर्ती प्रक्रिया को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाया जा सकेगा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 6 मिनट में 1,600 मीटर और महिलाओं के लिए 6 मिनट में 1,600 मीटर दौड़ना होगा। लिए 10 मिनट में 1,600 मीटर की दौड़ तय की गई है। पहले पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ तय थी, जो अभ्यर्थियों के बीमार पड़ने के कारण काफी विवादों में रही थी। सरकारी सेवा छोड़ने वाले डॉक्टरों को देनी होगी क्षतिपूर्ति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पूर्व के फैसले में संशोधन करते हुए सरकार ने पहले साल में सरकारी सेवा छोड़ने वाले डॉक्टरों के लिए 30 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति को बरकरार रखा है, लेकिन दूसरे साल में छोड़ने वाले ऐसे डॉक्टरों को शेष 3 साल की सेवा तक 1,25,000 रुपए प्रतिमाह देना होगा। बैठक में झारखंड के खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 की समीक्षा की गई, जिससे पता चला कि अन्य खनिज बहुल राज्यों की तुलना में झारखंड में सेस दर काफी कम है। इस असमानता को दूर करने के लिए कैबिनेट ने खनिजों पर सेस दर बढ़ाने का फैसला लिया।
वर्तमान में कोयला और लौह अयस्क धारित भूमि पर 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से सेस लिया जाता है। नई दरों के लागू होने के बाद वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड में यह दिल दहला देने वाली घटना में झारखंड के रांका थाना क्षेत्र के मानगांव गांव में एक महिला की हत्या उसके ससुराल वालों ने कर दी। आरोप है कि हत्या का कारण मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत मिले 7,500 रुपये थे। मृतका शकीना बीबी के पति, सास और दादी सास ने पैसे मांगे थे, लेकिन शकीना ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। मृतका के मायके वालों का आरोप है कि हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को पेड़ से लटका दिया गया। मृतका शकीना बीबी के बैंक खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत मिले 7,500 रुपये रमजान माह में आए थे। शकीना जब पैसे निकालकर घर लौटी तो उसके पति खुर्शीद अंसारी, सास रोजनी बीबी और दादी सास नजमा बीबी ने उससे पैसे मांगने शुरू कर दिए। शकीना ने शुरू में पैसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन ससुराल वालों का दबाव बढ़ता गया। शकीना ने अपने पति को 500 रुपये दे दिए, लेकिन इससे उनके पति और सास ससुर संतुष्ट नहीं हुए। वे और पैसे की मांग करने लगे। इस बात पर घर में विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि तीनों ने मिलकर शकीना की पिटाई शुरू कर दी। मायके वालों का आरोप है कि पिटाई के बाद शकीना की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को पेड़ से लटका दिया गया। इससे लोगों को लगा कि शकीना ने खुदकुशी की है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शकीना के पति खुर्शीद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सास और दादी सास की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। यह घटना झारखंड में महिलाओं के प्रति हिंसा की बढ़ती समस्या को उजागर करती है। पारसनाथ पर्वत, जिसे जैन समुदाय सम्मेद शिखर के नाम से जानता है, पर एक बार फिर अलग आदिवासी संगठनों ने पर्वत पर अतिक्रमण किए जाने के खिलाफ बुधवार का जोरदार प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग, महिला, पुरुष पारंपरिक तीर, धनुष, ढोल नगाड़ों के साथ शामिल हुए। बता दें कि यह प्रदर्शनकारी झारखंड के कई जिलों से आए थे। इनके हाथों में मारंग बुरु झुक जाहिर हमारा है, इसे खाली करो जैसे स्लोगन लिखे पोस्टर थे, जिसे लेकर वह लगातार प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान आदिवासी समाज के पुजारियों के साथ कई लोगों ने पूजा अर्चना की और मांदर के थाप पर मधुवन बाजार का भ्रमण करते हुए प्रदर्शन किया और जैन समाज को अतिक्रमण पर रोक लगाने का अल्टीमेटम दिया। मौके पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पारसनाथ पहाड़ पर संताल समाज के प्राचीन मारंग बुरु झुक जाहिर थान पूजन स्थल हैं। आदिवासी समाज के इस पूजा स्थल पर अतिक्रमण वह किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही रामगढ़ से आए प्रदीप सोरेन ने कहा कि पहाड़ के स्वरूप को जैन समाज ने बदल दिया है और इसका अतिक्रमण हो रहा है, इसे रोका जाना चाहिए। रांची विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर आज अल्बर्ट एक्का चौक में प्रदर्शन किया। उन्होंने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव राहुल पुरवार और कुलपति अजीत कुमार सिन्हा का पुतला फूंका तथा जोरदार नारेबाजी की। शिक्षकों ने मांग की कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा पारित संकल्प में संशोधन कर उन्हें आवश्यकता आधारित शिक्षक के रूप में समायोजित किया जाए। उन्होंने सचिव और कुलपति पर शिक्षा विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया और उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पारित संकल्प के कारण उनका समायोजन नहीं हो पा रहा है, बल्कि निष्कासन का रास्ता खुल गया है। संघ के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने कुलपति पर आरोप लगाया कि वे शिक्षकों को काम करने से रोक रहे हैं, जबकि दूसरी ओर विश्वविद्यालय शिक्षकों की कमी का रोना भी रो रहा है। अंकित शर्मा ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने शिक्षकों को अंतरिम राहत दी है, जिसके तहत उन्हें नहीं हटाया जा सकता। मनमोहन टुडू ने कहा कि रांची विश्वविद्यालय में विद्यार्थी शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, जबकि योग्य शिक्षक सरकार से गुहार लगाने को मजबूर हैं। उन्होंने इसके लिए उच्च शिक्षा सचिव को भी जिम्मेदार ठहराया। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की थी।
इस पर संघ के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने कुलपति की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यदि हमारी आवाज को दबाने के लिए फोर्स बुलाने की जरूरत पड़ रही है तो यह उनकी घबराहट को दर्शाता है। एनएसयूआई के उपाध्यक्ष अमन अहमद से भी अतिथि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल मिला और उनसे अनुरोध किया कि वे छात्र हित को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर समर्थन दें। ध्यातव्य है कि रांची विश्वविद्यालय में पिछले 8 वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षक समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर पिछले 2 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। हेमंत सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक में इन शिक्षकों को आवश्यकता आधारित शिक्षक के रूप में सेवा देने का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन संकल्प की अस्पष्टता के कारण समायोजन नहीं हो पाया और विश्वविद्यालय प्रशासन इन्हें हटाने का प्रयास कर रहा है। आज के इस पुतला दहन कार्यक्रम में डॉक्टर मुमताज, सूरज कुमार विश्वकर्मा, जिज्ञासा ओझा, निहारिका, प्रियंका देवघरिया, शिखा पोद्दार, मनमोहन टुडू, अंकित शर्मा, आसिफ अली, नाजिश हसन, राजू हजाम, शिव कुमार, चक्षु पाठक, डॉक्टर सतीश तिर्की समेत कई शिक्षक एवं समर्थक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जीवीएम श्यामली में आज राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के वॉलंटियर्स को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। ये वे छात्र थे जिन्होंने 2 साल के कार्यकाल को सफलतापूर्वक पूरा किया और विभिन्न सामाजिक कार्यों में योगदान दिया। पिछले 2 वर्षों में एनएसएस वॉलंटियर्स ने स्वच्छ भारत अभियान, वंचित बच्चों को शिक्षित करने, पोषण अभियान से जुड़ने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य समरजीत जाना ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, एनएसएस और समाज सेवा का कार्य स्कूल से आगे भी जारी रहना चाहिए। सेवा भाव से न केवल समाज को लाभ मिलता है, बल्कि इससे व्यक्तित्व निर्माण भी होता है। एनएसएस के प्रोग्राम अधिकारी शशांक कुमार सिन्हा ने विद्यार्थियों के योगदान की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वॉलंटियर्स ने भी इस अवसर और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में उप प्राचार्य S.K. झा, B.N. झा, संजय कुमार, सेक्शन इंचार्ज मती अनुपमा वास्तव, DSW अमित राय तथा TNC एलन पटनायक सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। गौरतलब है कि जेवीएम श्यामली CBSI का एकमात्र स्कूल है जहां बीते 19 वर्षों से एनएसएस सक्रिय रूप से समाज सेवा के कार्यों में योगदान दे रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता पहचान पत्र से संबंधित सभी आवेदनों को ससमय निष्पादित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी मतदाता को मतदाता पहचान पत्र पंजीकरण से संबंधित कोई शिकायत न रहे। रवि कुमार बुधवार को सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं निर्वाचन कार्यालय के डाटा एंट्री ऑपरेटरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का सख्त निर्देश है कि मतदाता पहचान पत्र बनाने में 0 एरर के लक्ष्य से कार्य करना है। उन्होंने कहा कि विगत के चुनावों में मतदाता सूची के निर्माण एवं मतदाताओं के पंजीकरण के लिए बेहतर कार्य हुए हैं। उस कार्य प्रणाली को अभी भी एक्टिव रखें ताकि ससमय मतदाताओं के समस्याओं का निराकरण होता रहे। उन्होंने एनजीएसपी पोर्टल पर किसी भी मतदाता के शिकायत पेंडिंग न रहे, सभी शिकायतों का ससमय निराकरण करते हुए संबंधितों को सूचित करें। मौके पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देवदास दत्ता, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सहित वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं निर्वाचन से संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। झारखंड के इस जिले में ट्रेन के बोगियों की धुलाई अब ऑटोमेटिक तरीके से की जा रही है। 2 करोड़ 25 लाख की लागत से कोचिंग डिपो में ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट का निर्माण किया गया है, जिससे समय और पानी की बचत तो हो ही रही है, साथ ही बोगियों के वॉशिंग में खर्च भी कम हो रहा है। कोचिंग डिपो के अधिकारी अभय मेहता ने बताया कि 12 फरवरी से वॉशिंग प्लांट से कार्य लिया जा रहा है। इसके इस्तेमाल से समय और पानी दोनों की बचत हो रही है। हमारे यहां 22 कोच का एक रैक होता है। मैनुअल तरीके से कोच की धुलाई में पानी भी अधिक लगता था और समय भी काफी लगता था। इन दोनों की बचत इस वॉशिंग प्लांट के कारण हो रही है। पहले एक रैक की सफाई में करीब 3.5 घंटे लग जाते थे, जबकि ऑटोमेटिक कोच प्लांट में
एक रैक की धुलाई में ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगते हैं। एक कोच की धुलाई में करीब 150 लीटर पानी की खपत होती थी, जबकि ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट से 300 लीटर पानी में पूरे रैक की 22 कोच की धुलाई हो जाती है। यही नहीं, इसमें 80% पानी को फिर से रिसाइकल कर इस्तेमाल किया जाता है। महज 20% पानी ही बर्बाद होता है। कोचिंग डिपो में पानी की ज्यादातर खपत वॉशिंग में ही होती है। पानी को बचाने के उद्देश्य से ही यह प्लांट लगाया गया है। इससे काफी मात्रा में पानी की बचत हम कर सकते हैं। अगर अनुमान लगाए तो ऑटोमेटिक मशीन से हर साल करीब 1.28 करोड़ लीटर पानी की बचत होगी। मैनुअल वॉशिंग में एक रैक को 4 से 5 लोग मिलकर साफ करते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट में 2 या फिर 1 स्टाफ से भी काम हो जाता है। यह प्लांट पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। इस प्लांट के अंदर आते ही मशीनें काम करनी शुरू कर देती हैं। इस मशीन में सेंसर लगा हुआ है जो इंजन के पार हो जाने के बाद सिर्फ बोगियों की ही वॉशिंग करती है, और अंत में जब इंजन आता है तो उसके पहले ही मशीन स्वतः बंद हो जाती है। यह मशीन पूरी तरह से सेंसर पर आधारित है। इंजन और बोगियों के पहिए से यह मशीन उसके अंतर को भांपती है। धनबाद में रेल मंडल का पहला ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट है। इसे इंस्टॉल करने में करीब 1 महीने का समय लगा है। ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट में ट्रैक के दोनों तरफ पोल की तरह कई स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। उनसे हाई प्रेशर, वॉफ, लो प्रेशर में पानी के साथ आरओ वाटर, वैगन क्लीनर केमिकल आदि फव्वारे के रूप में निकलकर कोच पर पड़ता है। ट्रैक के दोनों तरफ 4 यानी कुल 8 बड़े ब्रश हैं जो कोच की रगड़कर साफ सफाई करते हैं। धुलाई के बाद कोच को तेजी से सुखाने की भी व्यवस्था है। झारखंड के बोकारो के सेक्टर 12 स्थित राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके बाद यहां सैकड़ों मुर्गियों को मार दिया गया। 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी मुर्गे और मुर्गियों को मारने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही 10 किलोमीटर के दायरे में मुर्गे और मुर्गियों सहित अंडों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालात पर निगरानी के लिए अलग अलग क्षेत्र में मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। कुक्कुट प्रक्षेत्र के सहायक निदेशक डॉक्टर आलोक ने बताया कि 20 फरवरी से मुर्गियां अचानक मर रही थीं। इसके बाद सैंपल रांची, फिर कोलकाता भेजा गया और अंत में भोपाल में इसकी पुष्टि हुई। मुर्गी पालकों से अपील की गई है कि अगर उनके यहां अचानक मुर्गियों की मौत होती है तो वह तुरंत इसकी सूचना जिला एवं प्रखंड स्तरीय आरआर टीम एवं क्यूआर टीम को दें। रांची में इस बीमारी के कारण 5,500 पक्षियों को मारे जाने के लगभग 1 महीने बाद बोकारो जिले में भी बर्ड फ्लू के प्रकोप की सूचना मिली है। एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि एवियन इन्फ्लुएंजा के H5N1 स्ट्रेन के कारण होने वाले इस प्रकोप की आधिकारिक पुष्टि 7 मार्च को हुई थी। केंद्र ने झारखंड के मुख्य सचिव को एक पत्र जारी किया था। इस प्रकोप का पता बोकारो के सेक्टर 12 में एक सरकारी पोल्ट्री फार्म से लगाया गया था, जहां लगभग 250 पक्षी पहले ही मर चुके हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा राज्य को बर्ड फ्लू के प्रसार को रोकने के लिए सभी उपाय करने को कहा है। बोकारो पशुपालन अधिकारी डॉक्टर मनोज मणि ने पीटीआई भाषा को बताया कि फार्म में बचे 46 पक्षियों को मार दिया गया और 506 अंडे तथा 1,717 किलोग्राम पोल्ट्री फीड नष्ट कर दिया गया। पूरे फार्म को सैनिटाइज किया गया। उन्होंने बताया कि फार्म के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और इस क्षेत्र में रहने वाले पक्षियों को मार दिया जाएगा। इसके अलावा 10 किलोमीटर के दायरे को निगरानी क्षेत्र के रूप में रखा गया है, जहां पोल्ट्री की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं सरकारी पोल्ट्री फार्म के प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि पहली मौत 20 फरवरी को हुई थी। 23 फरवरी को 12 पक्षियों की मौत हो गई थी और हमने प्रारंभिक नमूने 25 फरवरी को रांची और 27 फरवरी को कोलकाता भेजे थे। कोलकाता स्थित प्रयोगशाला के निर्देशों के बाद हमने नमूने 5 मार्च को भोपाल स्थित प्रयोगशाला को भेजे थे।